Good afternoon, Miss Aishwarya. Hello, sir. Good afternoon. Sir, can you hear me clearly? Yes, very clearly. Okay. So you can start, Miss Aishwarya. Yes. Actually, some of my students were waiting. Now they are joining. Okay, you can start whenever you like. Okay. So today our topic is angular motion, torque, work, and center of gravity. It is continuation of yesterday's class. तो लास्ट डे हम पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, जो कि है एक स्केलर क्वांटिटी, नहीं डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और पढ़े थे वेलोसिटी जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और एक पढ़े थे स्पीड जो कि है एक स्केलर क्वांटिटी। फिर पढ़े थे क्या है एक्सेलरेशन, और फिर हमने न्यूटन्स लॉस पढ़े थे, न्यूटन के लॉस पढ़े थे, और उसमें पढ़े थे फोर्स, और वहीं से सीखे न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि फोर्स होता है ए और एम, और बोल सकते हैं एम ए, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन। फोर्स को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। और अब इन लोगों का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होगा मीटर, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन में होगा वेलोसिटी का यूनिट, और फिर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो फिर टाइम का यूनिट, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। अब फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होगा, एम का, अर्थात मास का यूनिट जो कि केजी है, और फिर एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, अब बात आती है वर्क की। कोई भी अगर हम फोर्स दे, जैसे आप दीवार को अगर धक्का देते हो तो दीवार अगर नहीं हिलता है तो क्या कोई वर्क डन हुआ, काम कुछ हुआ उस फोर्स से, नहीं हुआ। तो फोर्स अगर रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि वर्क डन होगा ही नहीं। फोर्स अगर फोर्स एग्जिस्ट कर ही सकता है, पर वर्क डन हमेशा नहीं होता। जैसे देखो ये चार्जर है, तो इसको हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, पर ये हिल नहीं रहा। अब अगर इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करे तब ये हिल रहा है, तो इसमें वर्क डन हुआ।
तो वर्क डन कब हो रहा है? ऐसे कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। सेम फोर्स दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ऐसे कर रहे हैं, हो रहा है। इसका मतलब क्या? कब वर्क डन हो रहा है? जबकि उस चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब वो उसका कोई मूवमेंट हो रहा है। बिना मूवमेंट का तो वर्क डन नहीं होगा। फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स वर्क डन में तो फोर्स के साथ समानुपातिक होता है कि फोर्स ज्यादा होने से वर्क डन ज्यादा ज्यादा होगा, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वर्क डन को हम बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए फोर्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है। ये देखिए, force when a force acts upon an object while it is moving, work is said to have been done upon the object by that force। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा तो यही बोलना बताना पड़ेगा। लास्ट डे भी हम ऐसे सारे डेफिनेशंस एंड लॉज लिख के दिए थे। हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे टॉर्क का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी डेफिनेशन है जो जिसके पास हम बाद में आएंगे। हाँ, तो ये हुआ वर्क डन। अब ताज्जुब की बात ये है, ये जो वर्क डन है ये सब कुछ वेक्टर है। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ जो डिस्टेंस पढ़ाए थे वो वेक्टर नहीं था, स्पीड वेक्टर नहीं था, पर ये जो वर्क आता है जो फोर्स से, वो उस फोर्स के साथ संबंधित सारे चीज वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन मैटर करता है। कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, कौन सा तरफ वो एक वेलोसिटी लेके जा रहा है, किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि पर ताज्जुब की बात है, ये जो वर्क है ये स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बट ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो इस टाइप के जो मल्टीप्लिकेशन है कि वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है पर आंसर आ रहा है उसका स्केलर, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो वेक्टर और अलजेब्रा में है। तो अब वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों का नहीं है, ये स्केलर है। वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों का नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए जैसे होता है, हम कल ही आपको दिखा रहे थे कि ये फोर्स का जो फोर्स कौन सा प्लेन में आ रहा है उसको समझने के लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा और कॉस थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो इधर भी वो होगा, एक बाद में लिख देते हैं। अब थीटा क्या है, एक्शन ऑफ फोर्स है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसको ऐसे फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स देने के वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, यहाँ से यहाँ चला जाएगा बाद में। ठीक है, ऐसा फोर्स दे रहे हैं। तो ये फोर्स का दो पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू आपका जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप सीखे हो। ये अगर थीटा होगा तो ये फोर्स आएगा एक कॉस थीटा, और ये एक फोर्स आएगा साइन थीटा, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। जो एफ कॉस थीटा होगा
वो इसको यहाँ से इधर मूव करेगा, और एफ साइन थीटा जो होगा, ये तो नीचे पे तो जमीन है, इसको तो मूव नहीं कर पाएगा ना। तो जो एफ साइन थीटा होगा ये इसको मूव नहीं कराएगा, तो ये इसको मूव नहीं करवाएगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये एफ साइन थीटा को और कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसीडर करेंगे एफ कॉस थीटा। तो इसका, तो ऐसे इसका आंसर हो गया वर्क डन का एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड, किसी का ये नहीं है, किसी का डायरेक्शन नहीं है, और फिर फोर्स, और फिर कॉस थीटा, जिस एंगल में वो उसको अप्लाई किया है। जैसे मानो वही लेते हैं, इसको अगर हम ऐसे फोर्स देंगे तो ये नहीं हिलेगा, ऐसे फोर्स देंगे तो हिलेगा। अब वो सेम फोर्स अगर ऐसे तर्चा करके दे फिर भी ये हिलेगा, बट कम हिलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम फोर्स अगर ऐसे दे और ऐसे दे, दोनों में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पर जब हम तर्चा करके देंगे तब कम होगा। क्यों? क्योंकि पूरा फोर्स इसका इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट के बजाय पूरा फोर्स नहीं है, सिर्फ इसका कॉस थीटा जो पार्ट है, जो एफ कॉस थीटा है, वही सिर्फ इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए दायी है। आप देखिए कॉस 90 कितना होता है, कोई बोलिए ऑडियंस में से, कॉस 90 कितना होता है? अगर एफ ऐसे दिया जाएगा तो अब ये थीटा कितना है, एंगल ऑफ एक्शन जो यहाँ पे थीटा था, अब ये थीटा कितना है, अब ये थीटा हो गया 90 डिग्री। तो अब वर्क डन होगा कितना, एक एस तो एक बार से नहीं हुआ, और फोर्स से आ गया कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, 90 डिग्री है, कॉस 90 होता है 0 डिग्री, 0, तो वर्क डन होगा 0। अब ये सब इतना लिख रहे हैं, और हाँ और एक बोल रहे थे, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जब कॉस थीटा 1 होगा। वो कब होगा, जब उस पे एफ ऐसे इफेक्ट करेगा, फोर्स ऐसे दिया जाएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा और वर्क डन होगा एस एफ कॉस। अभी एंगल ऑफ एक्शन कितना है, 0 डिग्री है, तब होगा कॉस इधर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो होगा एस एफ, और बाकी 0 से ये 90 तक कॉस का जितना भी डिग्री होता है उसका वैल्यू फ्रैक्शन में होता है, तो अल्टीमेटली कम ही होगा, इससे कम ही होगा, 1 से कम ही होगा। अब इतना कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट को छोड़ के, अब इसका यूनिट कैसा क्या होगा, कोई बता सकता है? ये जो हम ऐसे यूनिट कैलकुलेट करके दिखाए, उससे अगर कोई उससे सीखे कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होगा, ऑडियंस में से कोई? ऑडियंस में से कोई बता सकता है? हम अनम्यूट कर दिए आप लोगों को। ओके, तो ये जो एस है ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्क होता है, वर्क डन होता है फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर, और ये जो फोर्स होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन
या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या और न्यूटन। तो इन दोनों का यूनिट मिला के हो रहा है मीटर न्यूटन और होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क का यूनिट हो गया डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और फोर्स का यूनिट एक साथ, ये हो गया वर्क का यूनिट। अब यहां से आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पे 30 डिग्री एंगल पे फोर्स दिया गया कितना, कैसे लिखे, हाँ 4 न्यूटन, इसको F इक्वल टू लिख देते हैं। हाँ इसका तो ये है, या इसको बाद में ही लिखते हैं 430 डिग्री न्यूटन। जैसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे लिखता है। एक ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई किया गया तो उस वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन करते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं तो होता है, क्या होता है, एस डॉट एफ और एफ डॉट एस एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का इधर इसको भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ कोई डिफरेंस नहीं होता। अब एस कितना है, 2 मीटर, और डॉट प्रोडक्ट को उठा के लिखते हैं जो cos थीटा आएगा, और एफ कितना है 4, और cos थीटा cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, कोई बोलिए ऑडियंस में से, cos 30 कितना होता है मैम? है 2 बोलो। रूट 3। হ্যাঁ 2 रूट 3। অ্যাকচুয়ালি 3√2। হ্যাঁ ठीक আছে, 3 रूट 3। चलो एटलास कोई तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स किया। हाँ तो इसका वर्क डन टोटल हुआ, ऐसे 2 काट गया 4√3, और इधर सब एसआई यूनिट है तो इधर भी एसआई यूनिट रहेगा। क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, मीटर न्यूटन लिखे थे वो भी लिख सकते हो, पर ये चालू है, न्यूटन मीटर ज्यादा चालू है। और ऐसा भी लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि जनरली लोग नहीं लिखते, इसको ही लिखते हैं, यही सबसे चालू है। तो ऐसे छोटा छोटा साम आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। फिर आता है एंगुलर मोशन। अब इसको आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे लीनियर में। अब हर चीज का तो डिस्प्ले लीनियर ही सब कुछ नहीं हो सकता है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है और है डायरेक्शन। अब इसका तो मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं हो सकता, इसका तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी जो है उसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी डायरेक्शन है। इधर फोर्स लिखे तो इसके साथ इसका एंगल लिख रहे हैं,
अब फोर्स का अगर ये चेंज नहीं हुआ, ये भी तो चेंज हो सकता है। तो सिर्फ लीनियर मोशन मैटर नहीं करता, हम लोगों को एंगुलर मोशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखे थे वहां पे ऐसे लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको ऐसे लिखता है, ये भी तो वेक्टर है ना, कौन सा तरफ घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका भी तो मैम डायरेक्शन मैटर करता है ना। मैम है, मैम বলছি ওই পাতাটা একটু দেখান না। अच्छा নিচেটা নিচেটা আর একটু নিচে। হুম এভাবে দেখাবো। হুম ঠিক আছে ম্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ, তো এবারে দেখো যেমন ম্যাম নর্মাল আবজা আসছে। আচ্ছা আসছে, দাঁড়াও, ম্যাম হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ এবার এবার দেখা যাচ্ছে। আবজা যা, তাহলে আমি স্ক্রিনশট নিয়ে ম্যাম নিচ্ছি, আবজা দেখাচ্ছে। পাঠিয়ে দেবো। আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিলাম, তারপর তোমায় পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে যাই হোক, তো এইবার ঠিক দেখো আছে। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि घूम जो रहा है उसका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है, तो डायरेक्शन तो समझ में आना चाहिए, इसलिए ये भी वेक्टर है। अब इसका यूनिट होता है रेड। रेड क्या है, रेड होता है जैसे एक सर्कल होता है 2 पाई, तो उसका 180, तो वैसे ही तो वो होता है एक्चुअली पाई रेड। जैसे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री वो डिग्री का जो समझते हैं, डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री कितना होता है, वैसे 180 पाई रेड होता है। पाई रेड का मीनिंग होता है 180 डिग्री। पाई रेड का मीनिंग होता है 180 डिग्री। पाई रेड का मीनिंग होता है 180 डिग्री। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि उसका डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, तब उसको हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और उसका ऐसा यूनिट होगा रेड। जैसे दिखा रहा है, एक स्केल है ऐसा, एक स्केल है ऐसा, वो सिर्फ ऐसे घूमा तो उसका पोजीशन तो चेंज हुआ ना, पर उसका हर पॉइंट का पोजीशन तो नहीं चेंज हुआ, इस ये तो फिक्स्ड है ना, तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इसका एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब फिर आता है वेलोसिटी, इधर आता है वेलोसिटी जो लीनियर मोशन में था, अब इधर आएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी तो मैटर करता है ना, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका इसका यूनिट है रेड पर सेकेंड, क्योंकि वो है पर सेकेंड में कितना मूव कर रहा है। मानो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, कॉन्स्टेंटली ऐसे घूमे जा रहा है, तो वो
एक बार में मतलब कितना स्पीड से घूम रहा है वो डिटरमिन करता है। वो हम समझेंगे क्या देख के, उसका एंगुलर वेलोसिटी देख के। मानो ये इतना घूमा मतलब पाई घूमा, ठीक है, इतना घूमा, हाफ बार घूमा मतलब पाई घूमा, पूरा घूमा तो हो गया 2 पाई घूमा। तो ऐसे 5 बार घूमा तो होगा 10 पाई। तो ऐसे ही छोटा छोटा सम आप लोग कर सकते हो कि 5 बार घुमा है, कितना बार घुमा है, 5 बार घुमा है, और कितना सेकंड में घुमा है, 5 टाइम्स रोटेशन हुआ है, कितना टाइम में, मानो 5 सेकंड में। तो उसका एंगुलर स्पीड कितना है, 5 बार घुमा है मतलब क्या है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 बार घूमने में। एक बार घूमने में होता है 1 टाइम घूमने में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है पाई, पाई नहीं 2 पाई। पाई होता है आधा टाइम में, एक टाइम घूमने में 2 पाई हुआ, तो 5 टाइम्स में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई इंटू 5, 10। और ये सब किस में है, रेड में है, तो 10 पाई रेड, 5 टाइम्स घूमने से इसका 10 पाई रेड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये इतना घूम रहा है, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना टाइम में, 5 सेकेंड में। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा 10 पाई बाई 5 सेकेंड है 5, तो 2 पाई रेड पर सेकेंड। हाँ, तो ऐसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट का। और फिर इधर हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे तो लीनियर के टाइम, अब इधर हम ऐसे ही देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जिसको जो भी एक्चुअली वेक्टर है, जो एक्चुअली वेक्टर है, अब इसका क्या होगा, उधर था एक्सेलरेशन मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसका यूनिट भी वैसे हुआ। अब इधर भी होगा एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेड पर सेकेंड, तो इसका यूनिट होगा उसके बाद सेकेंड, तो ये हो गया रेड पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कब होता है, मानो एक वस्तु स्थिर है, ये स्थिर है, ठीक है, अचानक से घूमना शुरू कर दिया, अचानक से घूमना शुरू, ये स्थिर था घूमना शुरू कर दिया, तो इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, तो इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी पहले 0 था, अभी एक एंगुलर वेलोसिटी भी इसमें आ गया, तब क्या होगा, 0 से एक सर्टेन वेलोसिटी में आया, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हुआ। कल आप लोग देखे थे कि एक वस्तु स्थिर से चल रहा है या चलते चलते स्थिर हो गया है, तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, या उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है,
तो भी इसका उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे मानो ये धीरे धीरे घूम रहा था, एक गाड़ी का चक्का धीरे धीरे घूम रहा था, फिर स्पीड में ज्यादा स्पीड में घूमने लगा, ज्यादा वेलोसिटी से घूमने लगा, तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सेलरेशन होगा। पर क्यों होगा? क्योंकि उसका जो चक्का है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ है। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का भी हम कर सकते हैं। जैसे एक गाड़ी का चक्का मानो 5 रेड पर सेकेंड में घूम रहा था, फिर जो ड्राइवर है उसने एक्सीलरेटर दबाया, तो अभी वो 10 रेड पर सेकेंड में घूम रहा है, और ये चेंज होने में उसका लगा 1 सेकेंड। तो अभी अगर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हुआ निकालना चाहे, तो इन दोनों को तो डिफरेंस चाहिए, और ये रहा टाइम कितना सेकेंड में हुआ, 1 सेकेंड में हुआ, तो इधर हो गया 5 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया हम। अब एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, अब फोर्स का क्या बात है? फोर्स का क्या? फोर्स इधर फोर्स एक्चुअली मतलब एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अब आप एक पत्थर को अगर एक रस्सी में बांध के घुमाओ हाथ में, और फिर अचानक से रस्सी को छोड़ दो, तो वो पत्थर बहुत दूर जाके गिरता है। लट्टू आप ऐसे उसको बांध ली और फिर एक झटके में घुमाए, तो वो जो नॉर्मल फोर्स जो आपने जो फोर्स दिया वो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फिर उसको घुमाने लगा, लट्टू को घुमाने लगा। ये तो फोर्स है, पर इसका फोर्स एंड वर्क का क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इधर इसको बोलते हैं इधर इसको बोलते हैं टॉर्क। ये कुछ एक एंगल से देखो तो एंगुलर वर्क के आसपास है, और टॉर्क का जो यूनिट है वो वर्क के साथ सेम है, पर अलग और एक एंगल से देखो तो आपको लगेगा ये एक्चुअली फोर्स का इक्विवेलेंट है। एंगुलर जो सिस्टम है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन के मैकेनिक्स में ये फोर्स है। टॉर्क का डेफिनेशन देख लेते हैं। इधर देखिए सेकेंड लाइन पे, टॉर्क इज डिफाइंड mathematically as the rate of change of angular momentum of an object. न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहां पे मोमेंटम था मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। अब इधर होता है, इधर और फोर्स में था क्या? मास और एक्सेलरेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों को फोर्स मिलता था, और इधर रोटेशनल इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को मिला के हम लोगों को फोर्स मिलता है। अब फोर्स कैसे अब ये टॉर्क क्या चीज है ठीक से समझाते हैं। टॉर्क है ऐसे मानो एक शीशा है,
ठीक है, एक शीशा है। अब इसको अगर ऐसे फोर्स दो तो ऐसे इधर इसमें फोर्स अप्लाई करो तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका सिर्फ एंगल चेंज होगा। तो अभी ये जो फोर्स अप्लाई हुआ वो तो 90 डिग्री एंगल में हुआ, उससे मानो वर्क डन नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग डेफिनेशन ऑफ वर्क पढ़े थे, जैसे वर्क डन नहीं हुआ, इधर क्रॉस कर दिया था ना कि एफ साइन थीटा, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट में। इधर भी हम एफ दिए, इधर भी हम फोर्स दिए, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इसका। পড়না কিছু বলবে? হ্যান্ড রাইজ করে আছো, পড়না? না ম্যাম কিছু বলবো না। আচ্ছা ঠিক আছে। हाँ, तो यहाँ पे फोर्स जो दिया इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? इस वजह से जो वर्क हुआ उसको कैसे कैलकुलेट करें? अब इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसको वर्क नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, इसके वजह से जो काम हुआ उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इधर आर है, इसका रेडियस, इसका रेडियस, रेडियस बोल सकते हो, और जिस जो पॉइंट फिक्स्ड है वहां से जो पॉइंट मूव कर रहा है ऐसे बोल सकते हो। तो अब क्या होगा, एफ जो फोर्स है, फिर आर रेडियस, और उसके बाद साइन थीटा। क्यों ना, ये टोटली ऑपोजिट है, ये और ये वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, क्योंकि इस तरफ का इस तरफ शीशों का हिलना और इस तरफ शीशों का हिलना अलग चीज है, तो इसलिए टॉर्क वेक्टर है। हाँ, तो क्यों साइन थीटा क्यों ना? अब देखो, अब देखो, इसको अगर इस सेटिंग को अगर ऐसे करेंगे तो अगर ऊपर से फोर्स देंगे तो इसका चेंज होगा, पर ये मानो यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, ये मानो यहाँ पे फिक्स्ड है। फिर हम अगर इसको 0 डिग्री में ऐसे ऐसे इसको फोर्स दे तो ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। इस शीशा को अगर हम इधर से फोर्स दे तो क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, पर ऊपर से दे तो होगा। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट कंपोनेंट मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे साइन कंपोनेंट ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे और एक डायग्राम करके क्लियरली दिखाते हैं। अब ऐसे एक फोर्स दिया गया इसके ऊपर, तो इसका फिर 2 कंपोनेंट रहेगा, एक रहेगा कॉस्ट कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा होगा, जो इस चीज को, इस सेटिंग को
इधर से मूव कराने का कोशिश करेगा, इस तरफ मूव कराने का कोशिश करेगा, पर ये तो यहाँ पे फिक्स्ड है ना, तो ये इधर मूव नहीं करेगा। पर इसका जो साइन कंपोनेंट होगा, साइन थीटा, वो इसको, ये जो साइन कंपोनेंट होगा ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, इसका जो टॉर्क होगा ये होगा एफ आर साइन थीटा, ये है, और इसका कितना एंगल पे और कितना डिग्री पे होगा वो इधर, वो मानो यहाँ पे 5 में हुआ तो वो इधर इसका डायरेक्शन हो गया। अब इसका यूनिट कौन सा होगा? ম্যাম फोर्स का यूनिट ही होगा। हाँ बोलो, पढ़ना। হ্যাঁ বলছি যে ওই টি এর মতো যে চিহ্নটা আছে না ওটাকে কি বলে ম্যাম? টাও। টাও। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা টি দিয়েও টিও লিখতে পারো, টাও দিয়ে জেনারেলি রিপ্রেজেন্ট করা হয়। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এর ইউনিট হবে, एफ এর ইউনিट হচ্ছে फोर्स, এর ইউনিट হচ্ছে, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर मतलब ये जो जिस पॉइंट पे फिक्स्ड है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हुआ है तो उसका डिस्टेंस कितना है? आर है। आर आर का ये कितना है? मीटर। क्यों ना वो मीटर पे है, एसआई यूनिट पे है। तो ये देखिए आप लोग, वर्क डन का सेम सेम यूनिट मिला यहाँ पे। तो ये गया टॉर्क, ये गया टॉर्क। अब आता है, अब लास्ट है, ज्यादा टाइम नहीं है, अब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए डेफिनेशन में लिखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फिजिक्स एन इमेजिनरी पॉइंट इन अ बॉडी ऑफ मैटर where for convenience in certain calculations the total weight of the body may be thought to be concentrated। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या है? इमेजिनरी पॉइंट है, इसका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है? जस्ट फॉर कैलकुलेशन का सुविधा के लिए। और क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है, आप एज्यूम कर ले सकते हो उस चीज का पूरा वेट वहीं पे ही कॉन्सेंट्रेट है, वहीं पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो किसी पॉइंट का किसी वेट आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, जिस पॉइंट पे हम उंगली से इसको बैलेंस कर रहे हैं। ये स्केल बड़ा हो सकता है, मतलब इधर भी इसका वेट है, इधर भी इसका वेट है, पर हम ये पॉइंट है, यही पॉइंट में शायद इसका हम फील कर रहे हैं कि यही पॉइंट में इसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोग आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे मेट्रो का ब्रिज होता है, जो सिंगल पिलर वाला ब्रिज होता है, ऐसे ऐसे ब्रिज बनाया जा रहा है, खंबा, और फिर वो एक ऐसे स्टेशन को सपोर्ट दिए है, ऐसे एक जगह को ऐसे जगह को सपोर्ट दिए हुए है, ऐसे रहता है।
यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिएगा तो ऐसे होता है। ऐसा होता है और इधर से ब्रिज गया है, इधर और भी खंबा है। तो ये खंबा कौन सा जगह में बनाया गया है? जहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे मानो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है ऐसा, इसको सपोर्ट करने के लिए पिलर कहाँ बनाया जाएगा? जहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही बनाया जाएगा, तभी जाके ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर दो पिलर बनाया जाए, अगर एक टेबल का या जो भी हो स्ट्रक्चर का, अगर दो पिलर बनाया जाए, वो दो पिलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैलकुलेट करके सेम डिस्टेंस में बनाया जाता है, ताकि वो उसको सस्टेन कर सके, पकड़ के रख सके। इस स्केल के तरह एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करें और फिर उसके लिए एक पिलर बनाए, तो वो पिलर ऐसा जगह में ही बनाना चाहिए जहां की हम उसको उंगली से सपोर्ट दिए हुए है। ये है सेंटर ग्रेविटी का महत्व। और इधर देखिए, और ये पॉइंट सच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये पूरी इमेजिनरी है और कैलकुलेशन के सुविधा के लिए है। अब ये समझने के लिए आप थोड़ा और एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रेविटी बोल रहे हैं, ये ग्रेविटी का यहाँ पे क्या काम है। कल हम आप लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ाए थे। अब इस ग्रेविटी के वजह से भी एक एक्सेलरेशन होता है। जैसे हम अगर एक बॉल को ऊपर फेंक देते हैं तो वो कुछ देर बाद नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? ग्रेविटेशन के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। तो उस चीज का वो चीज कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो होता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब कोई भी फोर्स क्या होता है? मास होता है और एक्सेलरेशन होता है। अब इधर मास क्या होगा? मेरा उदाहरण में मास होगा वो बॉल कितने केजी का है, वही उसका मास होगा। और जी होगा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन का वजह से, जो सारे पृथ्वी में लगभग एक ही है। अब आप लोग अगर मून पे जाओगे तो वो 1/6 हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसलिए मून पे चीजें हल्के लगते हैं। अब ये एम पे डिपेंड करता है। कैसे एम पे डिपेंड करता है? क्योंकि अगर कोई जिनिस भारी होगा और वो ऊपर से गिरेगा तो वो ज्यादा जल्दी से नीचे आके गिरेगा, और अगर एक हल्का चीज ऊपर से गिराओ तो वो कम धीरे धीरे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा, मतलब वो कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो उसको एयर आसानी से ज्यादा बाधा देगा। तो जैसे दिखा रहे हैं अभी, तो एम ज्यादा होने से ये एफ ज्यादा होगा, ये जी ज्यादा होने से ये जी कांस्टेंट है, जो कि एसआई यूनिट में है 9.8, और एसआई यूनिट में है तो इसका ये तो एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट कितना होगा? पढ़ना बोलो। न्यूटन। है 9.8 न्यूटन। हेलो मैम न्यूटन। হ্যাঁ ম্যাম না, নিউটন হবে
নিউটন হবে, এই পুরোটার এ হচ্ছে নিউটন, কারণ এটা হ্যাঁ, হচ্ছে ফোর্স, এফজি হচ্ছে ফোর্স, কিন্তু এই জি এর এ কি, জি এর ইউনিট কি, হ্যাঁ কত? জি এর ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। আমি ভুলে গেছি। যা, ও হ্যাঁ। জি এর ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, কারণ কি, ওটা অ্যাক্সেলারেশন। পৃথিবীর বুকে যেই বস্তুই পড়বে সেই এই অ্যাক্সেলারেশন নিয়েই পড়বে, फोर्स एक्सपीरियंस করবে, সেই एक्सेलरेशनটা मल्टीप्लाइड बाय তার ওজন। पृथ्वी में जो भी चीज गिरे वो यही एक्सेलरेशन लेके ही गिरेगा, और कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो आप देखिए, एक ऐसा वस्तु है, ठीक है, एक इस टाइप का वस्तु है। अब इसका ये पार्ट ज्यादा भारी है, अब ये पार्ट हल्का है। अब इसको अगर रखा जाए, जैसे ये वस्तु, इसका इसका देखिए ये पार्ट हाफ कीजिएगा, तो यहाँ पे ये पार्ट एक्स्ट्रा है, जिसका जो ज्यादा भारी होगा। ये पार्ट ज्यादा हल्का होगा और ये पार्ट ज्यादा भारी होगा। वैसे ही ऐसा एक वस्तु है जिसका इस तरफ हल्का है, ये तरफ इस तरफ भारी है। ये तरफ समझो M1 है, ये तरफ M2 है, तो M2 बड़ा है M1 से। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इससे कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक पिलर बनाएंगे और यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास एज्यूम करेंगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, इस तरफ से ये गिर जाएगा। तो हमको ऐसा एक पॉइंट खोजना है जो कि इधर भी जो होगा इधर भी वो ही होगा, और वो उस पॉइंट को हम एज्यूम कर सकेंगे कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो जा रहा है, जल्दी जल्दी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक सम सीख लेते हैं कि एक ऐसा हल्का फुल्का डंडा है, उसके यहाँ पे एक 40 केजी का बटखरा चिपका दिया गया है, यहाँ पे एक 30 केजी का बटखरा चिपकाया गया है, और इधर पे एक 60 किलो का बटखरा चिपकाया गया है। अब ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट को आपको लेना पड़ेगा, जिस पॉइंट से आप कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट को हम ए दे रहे हैं नाम। अब ए से इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, इसका डिस्टेंस है, ए से इसका डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर, इसका इस डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर। अब हमको मोमेंट का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है वेट इनटू डिस्टेंस। वेट कितना होता है, अब देखिए वेट है 40, 30, 60। अब 40 का है 1, ये है 2 और ये है 3 मीटर, ये सब मीटर में है, ये सब केजी में है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके मोमेंट बताइए, ये है केजी मीटर, मोमेंट का ये यूनिट होगा केजी मीटर, क्योंकि इसका यूनिट मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 60 केजी मीटर और ये होगा 180 केजी मीटर। अब टोटल मोमेंट कितना हुआ, कोई कैलकुलेट करके बोलिए, और टोटल वेट कितना होगा।
6 और 10 13। अब ये कितना हुआ? 6 और 10 28 केजी पर मीटर। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेंगे? मोमेंट बाय वेट। मोमेंट होता है, मोमेंट है इधर 280 केजी पर मीटर और वेट होता है 130 केजी। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये क्या होता है देखते हैं। 2.15, तो 2.15 केजी और केजी कट जाएगा ना, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर। मीटर, तो आंसर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अवस्थित है? या ए से 2.15 मीटर दूर अवस्थित है। अगर ये चीज आपका पास रहेगा और उसके लिए पिलर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पिलर इधर बनाइए। ए से 2.15 मीटर दूरी में बनाइए, तभी जाके आपका पूरा सिस्टम स्टेबल होगा। पूरा साम एक बार दिखा देते हैं। अभी 1 मिनट बाकी है, अगर किसी का कहीं पे डाउट हो तो जल्दी जल्दी बताइए। अभी शायद उसके लिए भी इनफ टाइम नहीं है। मैम হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, হিন্দিতে বলছেন। যা, তাহলে আমি এরপরে বাংলা ক্লাস করাবো। এমনিতে তোমাদের তো এই সাবজেক্টটা নেই, তাও তোমরা করছো, যেমন পড়নার কাজে লাগবে যে এক্সপোতে, তোমার হয়তো কি কাজে লাগবে আমি জানি না, তাও এগুলো বেসিক জিনিস জেনে রাখতে পারো। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে, ঠিক हाँ। আছে ম্যাম। तो किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम आप लोगों को डाउट पूछने का टाइम नहीं मिला, 3 बज गए। तो सर जी मैम, जी मैम। सर मेरा क्लास खत्म हो गया बस। ठीक है मैम, तो दैट्स ग्रेट कि आपने अपना नंबर लिख दिया है, तो किसी को क्लास के बाद भी कोई डाउट रहेगा तो वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जी थैंक यू जी सो मच ऐश्वर्या जी, लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। और सारे स्टूडेंट को भी थैंक यू मेरे क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू मैम। हम लीव कर